सोचिए, 35 लाख पन्ने। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन दस्तावेजों का एक ऐसा जखीरा जारी किया है जिसने सच में पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे उस एक्सेस के आर्किटेक्चर की, उस अदृश्य जाल की जो दुनिया के सबसे ताकतवर, अमीर और प्रभावशाली लोगों को आपस में जोड़ता था। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम अक्सर हमारे और आपके लिए बने आम कानूनों से बहुत बहुत ऊपर काम करता था। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के सीधे तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये पूरा खेल चल कैसे रहा था। तो आज हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? हम शुरुआत करेंगे मैनहट्टन मैंशन के अंदर से, फिर लेस्ली वैक्सनर के पावर बेस को समझेंगे, उसके बाद अमेरिकन एलीट और ब्रिटिश रॉयल्टी पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिकल पावर की ब्रोकरिंग हुई, और अंत में मैक्सवेल और कुछ बहुत ही गहरे अनसुलझे सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए गहराई में उतरते हैं। हिस्सा 1, मैनहट्टन मैंशन के अंदर, न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीचों बीच, 9 ईस्ट 71वीं स्ट्रीट। ये 40 कमरों का एक ऐसा महल था जिसे मैनहट्टन का सबसे बड़ा निजी घर माना जाता था। और यही वो जगह थी, इस पूरे ऑपरेशन का असली सेंटर, जहां दुनिया के बड़े बड़े फैसले लेने वाले लोग आकर बैठते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर से ही घर कैसा था। सच कहूं तो इसकी सजावट बहुत ही अजीब और डरावनी थी। दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें, ऑफिस में एक असली भरवा बाग और शेल्फ पर लोलिता का पहला एडिशन। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी। एक पीड़िता मारिया फार्मर ने बताया कि वहां एक मीडिया रूम था जिसकी दीवारों पर सिर्फ स्क्रीन्स लगी थीं। और पता है उन स्क्रीन्स पर क्या चलता था? हर बेडरूम और बाथरूम के हिडन कैमरों की लाइव फीड। उन्होंने इसे कुछ इस तरह बयान किया: टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड, टॉयलेट बेड। जरा सोचिए, ये कितना खौफनाक है। और ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब 2019 में FBI इस घर पर छापा मारती है। उन्हें वहां एक छिपी हुई तिजोरी मिलती है। उस तिजोरी में ढेरों लॉक की गई सीडीज थीं। हर सीडी पर बहुत ही बारीकी से लेबल लगा था, यंग, फिर एक नाबालिग का नाम और उसके साथ किसी बहुत ही रसूखदार इंसान का नाम। मतलब ये सिर्फ कोई विकृत शौक नहीं था दोस्तों, ये बाकायदा शक्तिशाली लोगों की कमजोरियां रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करने का एक बहुत ही बड़ा और सिस्टमैटिक ऑपरेशन था। हिस्सा 2, वैक्सनर और पावर बेस। अब यहां एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाला एक साधारण सा इंसान इतने बड़े महल और इतने विशाल ऑपरेशन का मालिक कैसे बन गया? इसका सीधा जवाब जुड़ा है अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक लेस्ली वैक्सनर से। 1980 के दशक में विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया। धीरे धीरे भरोसा इतना बढ़ा कि वैक्सनर ने उसे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी ही दे दिया। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, वैक्सनर ने मैनहट्टन का वो 40 कमरों वाला आलीशान घर एप्स्टीन को पूरी तरह से मुफ्त में ट्रांसफर कर दिया। जी हां, ऑफिशियल कीमत थी $0, बिल्कुल शून्य। इस एक कदम ने एप्स्टीन को एलीट क्लास में वो जगह और वैधता दे दी जो शायद वो खुद कभी नहीं कमा सकता था। हिस्सा 3, अमेरिकी एलीट और ब्रिटिश रॉयल्टी। अब जब बेस तैयार था तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सेस के आर्किटेक्चर का फायदा उठाने के लिए कौन कौन आगे आया। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि इस जाल की पहुंच वास्तव में कितनी ऊपर तक थी। हाल ही में जो विजिटर लॉग्स और ईमेल्स सामने आए हैं, उनमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन, टेस्ला के एलॉन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और यहां तक कि ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, ये वो लोग हैं जो लिटरली दुनिया की दिशा तय करते हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प विरोधाभास देखिए। सालों तक ये बड़ी हस्तियां माइक पर आकर इनकार करती रहीं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स ने खुले तौर पे कहा कि उनका एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दस्तावेज और रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। गेट्स 2011 के बाद भी कई बार एप्स्टीन से मिले और 2013 में उसके प्राइवेट जेट में भी सफर किया। याद रखिए, 2008 में ही एप्स्टीन को कोर्ट अपराधी घोषित कर चुका था, फिर भी ये मुलाकातें हो रही थीं। सर्गे ब्रिन के भी द्वीप पर जाने के सबूत मिले हैं। ये साफ दिखाता है कि असीमित दौलत और पावर के आगे एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कैसे मायने नहीं रखता। और कुछ लोग तो इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटेड भी थे। 2012 से 2013 के बीच एलन मस्क और एप्स्टीन के बीच कम से कम 16 ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ। नवंबर 2012 के एक ईमेल में मस्क ने सीधे पूछा, आपके द्वीप पर सबसे शानदार पार्टी किस दिन या रात होगी?
मतलब दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने की कितनी होड़ मची थी, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और नाटकीय पतन रहा है प्रिंस एंड्रयू का। वर्जीनिया गफेरी ने आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थीं तब प्रिंस ने उनका शोषण किया। दस्तावेजों में बकिंघम पैलेस में डिनर तक की चर्चा है। और अंत में क्या हुआ? फरवरी 2022 में एंड्रयू को 12 मिलियन पाउंड यानी करोड़ों रुपयों का भारी सेटलमेंट करना पड़ा। इसके बाद किंग चार्ल्स ने उनसे उनके सारे शाही सम्मान और खिताब छीन लिए। हिस्सा 4, ग्लोबल पॉलिटिकल पावर की ब्रोकरिंग। चलिए अब इस जाल के सबसे पेचीदा और गहरे हिस्से में चलते हैं। ये ब्लैकमेल और रसूख का नेटवर्क सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं था, इसका इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर बिचौलिए के तौर पर किया गया। फाइलों में एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन है मई 2019 की। जरा इस पर गौर कीजिए। ये भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी और ट्रंप प्रशासन के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच एक बैक चैनल बनाने की कोशिश थी। 14 से 20 मई तक अंबानी मीटिंग सेट करते हैं। 23 मई की रात 8:15 बजे अंबानी मैनहट्टन मैंशन पहुंचते हैं। उसी रात 12:21 पर एप्स्टीन बैनन को मैसेज करता है और फिर अगले दिन शाम को लिखता है मोदी ऑन बोर्ड। दस्तावेजों के मुताबिक अंबानी कथित तौर पर भारतीय नेतृत्व की ओर से बात कर रहे थे और दोनों पक्षों के बीच चीन को लेकर स्ट्रैटेजी बन रही थी। एक और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन देखिए, साल 2014 का। एप्स्टीन ने वर्तमान भारतीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो तब एक राजनयिक थे, उनकी पहचान लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन से करवाई। एप्स्टीन ने ईमेल में साफ लिखा, रीड, हरदीप भारत में तुम्हारे आदमी हैं। क्या आप देख रहे हैं कि यह जाल कैसे काम कर रहा था? वो अलग अलग देशों के सत्ता केंद्रों के बीच एक ग्लोबल नेटवर्कर की तरह काम कर रहा था। हालांकि फाइलों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल जरूर हुआ है। जुलाई 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने कतर के एक व्यक्ति को लिखा कि पीएम मोदी ने उनकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए, मैं कोट कर रहा हूं, गाना गाया और डांस किया। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे एक सजायाफ्ता अपराधी की कचरा बातें कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया है। हमें भी इसे निष्पक्ष रूप से ही देखना चाहिए। हो सकता है ये कूटनीति को बताने का कोई अजीब तरीका हो, या फिर सिर्फ एप्स्टीन का खुद को बड़ा दिखाने का एक झूठा दावा। अब अगर अमेरिकी राजनीति की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दस्तावेजों में करीब 4500 बार आया है। व्हाइट हाउस इसे चुनाव से पहले ट्रंप को बदनाम करने की साजिश बताता है, लेकिन अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो ये जाल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक, यूके के पूर्व मंत्री पीटर मैंडलसन, स्लोवाकिया के सुरक्षा सलाहकार, ये सब इस जाल में फंसे। ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पावर का एक स्पष्ट ग्लोबल पैटर्न था। हिस्सा 5, मैक्सवेल और अनसुलझे सवाल। चलिए अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जो असल में इस पूरे सिस्टम की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। यह आंकड़ा आपको सच में परेशान कर देगा। भले ही 35 लाख पन्ने जारी कर दिए गए हैं, लेकिन न्याय विभाग ने कुल 60 लाख दस्तावेजों की पहचान की थी। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि आज भी 40% दस्तावेज पूरी तरह से सीलबंद हैं। वे आम जनता की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। और इन सबके बीच एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चुभता है, वो है नंबर 1, ब्लैकमेल, अवैध गतिविधियों और शोषण का इतना विशाल ग्लोबल नेटवर्क सामने आ गया, लेकिन सजा किसे मिली? सिर्फ एक इंसान को, घिस्लेन मैक्सवेल। बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क, सारे पावरफुल लोग आज भी पूरी तरह से आजाद हैं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मौतों का एक बहुत ही सुविधाजनक सिलसिला चला। मुख्य सूत्रधार जेफरी एप्स्टीन की अपनी जेल की कोठरी में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट जीन लुक ब्रुनेल, जो लड़कियों को सप्लाई करता था, उसकी भी पेरिस की जेल में अचानक मौत हो जाती है। इस नेटवर्क की जो सबसे अहम कड़ियां थीं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जो इस पूरी चर्चा के अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया भर के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अरबपतियों के नाम सामने आ चुके हैं, तो फिर वे बाकी 40% सीलबंद दस्तावेज असल में किसे बचा रहे हैं? सोचकर देखिए, यह सिर्फ एक इंसान के अपराधों का मामला नहीं है। यह सत्ता, ताकत और असीमित दौलत को बचाने वाले एक पूरे सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जो आम कानूनों से बहुत ऊपर है। इस पूरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।